मानवता का इतिहास युद्धों और संघर्षों का इतिहास रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम आधुनिकता के दौर में आए, हमें यह विश्वास होने लगा कि हम अधिक सभ्य और अनुशासित समाज की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 90 के दशक के बाद जब वैश्वीकरण ने आहट दिया, तो विश्व में एकीकरण की ऐसी प्रवृत्ति देखी गई जिसने समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था हर क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन जल्द ही हमारी यह आशा धूमिल होती गई जब 2008 के बाद वैश्विक आर्थिक मंदी ने आहट दी और आर्थिक राष्ट्रवाद के नाम पर संरक्षणवादी प्रवृत्तियां प्रभावी होने लगी। 2013 और 14 के बाद जिस तरीके से आईएसआईएस के उभार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर राष्ट्रवाद को मजबूत बनाया, उससे फिर वैश्वीकरण की प्रवृत्तियों को एक बड़ा झटका लगा। कोविड आपदा के दौर में राष्ट्र प्रथम के नारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवाज कहीं दबी हुई दिखाई दे रही थी और आज ऐसे में दुनिया एक ऐसे संक्रमण के दौर से गुजर रही है जहां हमें एक साथ तीन प्रवृत्तियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ दुनिया वैश्वीकरण की तरफ आगे बढ़ेगी या दूसरी तरफ वह राष्ट्रवाद की तरफ आगे बढ़ेगी, और या फिर यहां पर ऐसा होने वाला है कि उपराष्ट्रवाद की प्रवृत्तियां विश्व को प्रभावी करने वाली हैं। यदि दुनिया अगर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नहीं करती है, आपस में विश्वास का निर्माण नहीं करती है और राष्ट्रवादी प्रवृत्तियां आगे बढ़ती जाएंगी, तो हम शायद यह भूल रहे हैं कि इस राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों के दौर में उपराष्ट्रीय पहचान भी मजबूत हो सकते हैं और पूरे विश्व में सिविल वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो सकते हैं, इतने कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकते हैं, क्योंकि आज जिस राष्ट्रीय पहचान पर बल दिया जा रहा है, जिस राष्ट्रवाद पर पहचान पर बल दिया जा रहा है, उसने क्षेत्रीय पहचान और अस्मिताओं को भी बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसलिए आज विश्व एक बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है, लेकिन विश्व समुदाय शायद उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। आज एक ऐसे ही संकट की तरफ आप लोगों का इशारा यहां पर करना चाहूंगा, और वह संकट है अफ्रीका में चल रहा सूडान क्राइसिस। आप सबको मालूम है कि इस वक्त सूडान में सिविल वॉर लाइक सिचुएशन बने हुए हैं। सूडान में अभी हाल ही में ऑपरेशन कावेरी के जरिए भारतीय नागरिकों को वहां से इवैक्यूएट किया गया है, निकाला गया है। दुनिया के अलग अलग देश वहां से अपने नागरिकों को निकाल रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस देश की समस्याओं को, यहां के मुद्दों को कोई समझने का प्रयास कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि राष्ट्रवाद के नारों के बीच में हमें यह लग रहा है कि सूडान क्राइसिस, सूडान की समस्याएं, हमें उससे क्या लेना देना है और हम उससे अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे यूक्रेन संकट आया तो दुनिया बटी हुई दिखाई दी और यहां पर ठोस तरीके से यूक्रेन मुद्दे पर विश्व एकजुट होता हुआ नहीं दिखाई दिया। अगर ऐसा ही होगा तो आज एक यूक्रेन का क्राइसिस है, आज दूसरा सूडान का क्राइसिस है, कल ताइवान का क्राइसिस होगा, कल और किसी देश का, किसी क्षेत्र का क्राइसिस उभर कर सामने आएगा, और ऐसे में वैश्विक मानवता अपने आप को इन संकटों के प्रभाव से शायद ही बचा पाए। इसलिए इस पूरे प्रकरण और मुद्दे को थोड़ा गंभीरता के साथ देखने और समझने की जरूरत है। तो सवाल यहां पर पहला यह है कि आखिर यह सूडान जो है इतना महत्वपूर्ण क्यों है और यहां क्या आखिर चल रहा है, यहां पे क्या विवाद देखा जा रहा है। यहां पर पहले देखिए कि अगर सूडान को आप देखिए तो इसके लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। सूडान की जो सीमा है वह रेड सी से लगी हुई है, यानी दुनिया का सबसे व्यस्ततम अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक मार्ग यहां से होकर गुजरता है। तो सूडान में अगर कुछ भी होगा तो उसका सीधा प्रभाव अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर पड़ने वाला है। सूडान 7 अफ्रीकी देशों से अपनी सीमा साझा करता है और ऐसी स्थिति में सूडान में होने वाली कोई भी घटना वह आसपास के देशों को भी प्रभावित कर सकती है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा यहां पर है। सूडान ऑयल रिजर्व कंट्री के रूप में जाना जाता है, यहां गोल्ड रिजर्व है, यूरेनियम रिजर्व है, यानी आर्थिक दृष्टि से भी सूडान का बड़ा महत्व है। और शायद यही वजह है कि सूडान में जो कुछ चल रहा है दुनिया उसकी तरफ ध्यान तो दे रही है, दुनिया का आकर्षण उसकी तरफ तो है, लेकिन क्या वहां की समस्याओं के समाधान के लिए भी वैश्विक जनमत वह एक दिखाई दे रहा है? जब तक इस पूरे मुद्दे को हम नहीं समझेंगे तब तक शायद निष्कर्ष निकालना हमारे लिए कठिन होगा, और खासकर भारत के नजरिए से भी हमें यह देखने और समझने की जरूरत है। अब आइए पहले यह समझते हैं कि सूडान का प्रॉब्लम शुरू कहां से हुआ है, आखिर सूडान संकट कैसे कैसे यहां पर दिखाई दे रहा। असल में सूडान के एक तानाशाह लंबे समय से यहां पर रहे हैं, जिनका नाम रहा है ओमार अल बशीर। ओमार अल बशीर यहां के तानाशाह रहे हैं। ये यहां के तानाशाह 30 सालों तक जो है ये यहां पर शासन इन्होंने किया। सूडान की अगर डेमोग्राफी की हम बात करें तो कई ट्राइबल यहां पर पॉपुलेशन पाई जाती हैं, लेकिन मूलतः यहां पर एक बड़ी लड़ाई चलती थी
उत्तरी जो सूडान का क्षेत्र था वह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था और दक्षिण सूडान का जो क्षेत्र था वह ईसाई बाहुल्य क्षेत्र यहां पर दिखाई देता था। तो यहां पर एक बड़ा संघर्ष यह चलता था, मुस्लिम वर्सेस यहां पर ईसाई का जो क्षेत्र था यहां पर चलता था। उमार अल बशीर ने क्या किया कि एक मिलिशिया की स्थापना की। इनकी अपनी सेना तो थी, इन्होंने अपनी एक मिलिशिया की स्थापना की जंजावीद नाम से। और यह जंजावीद जो है यह यहां पर मिलिशिया की स्थापना इन्होंने की। और जंजावीद ने क्या किया कि 2003 से लेकर 2008 के बीच में सूडान में जो बशीर की सरकार के खिलाफ विद्रोह हो रहा था उसको दबाने का काम यहां पर किया। आरोप यह लगाया जाता है कि जंजावीद की जो मिलिशिया के सैनिक थे, सिपाही थे, उन्होंने बड़े स्तर पर यहां कत्लेआम किया। स्थिति यह है कि यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट है कि 2003 से 2008 के बीच में यहां 3 लाख से अधिक लोग मारे गए और 25 लाख से अधिक लोगों का डिस्प्लेसमेंट यहां से हुआ। यानी ये एक बहुत बड़े क्राइसिस के रूप में देखा गया। उस वक्त के तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसको जीनोसाइड कहा और यूनाइटेड नेशन में यहां के तानाशाह उमार अल बशीर के खिलाफ प्रस्ताव भी लाया गया कि इनके ऊपर प्रतिबंध लगाए जाएं। लेकिन उमार अल बशीर के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा और यहां पर उन्होंने जंजावीद के जरिए बड़े स्तर पर कत्लेआम जारी रखा। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों से, वैश्विक दबावों के प्रयासों से धीरे धीरे यहां पर परिस्थितियां ऐसी बनी कि 2011 में यहां पर निर्णय लिया गया कि उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान के रूप में 2 देश यहां पर विभाजित कर दिए गए। तो वर्तमान में सूडान का जो दक्षिणी हिस्सा है वह अलग हो चुका है, एक संप्रभु देश बन चुका है। और अभी जो सूडान का संकट चल रहा है बेसिकली उत्तरी सूडान में चल रहा है, लेकिन हम इसे सूडान के नाम से ही जानते हैं, यानी इसका नाम सूडान है और दक्षिणी सूडान के रूप में जाना जाता है। अब वर्तमान में संकट फिर क्यों आया, आखिर अब क्या यहां पर प्रॉब्लम चल रहा है, इसको अगर हमें समझना है तो हमें समझना होगा कि उमार अल बशीर ने क्या यहां पर किया था। यह जो जंजावीद मिलिशिया थी, इस जंजावीद मिलिशिया के एक प्रमुख थे। यहां जंजावीद मिलिशिया में जो एक प्रमुख यहां पर व्यक्ति थे जो उमार अल बशीर को सहायता देते थे, उनका यहां पर नाम था मोहम्मद हमदान दगालो। मोहम्मद हमदान दगालो यहां पर ये देखे जाते, जिनको हमदेती भी कहा जाता है, हमेदेती भी कहा जाता है मोहम्मद हमदान दगालो को। मोहम्मद हमदान दगालो जो हैं, इन्होंने जंजावीद मिलिशिया के एक ग्रुप को लीड किया था और धीरे धीरे जो है उमार अल बशीर के बेहद नजदीक होते गए और इनकी महत्वाकांक्षाएं भी समय के साथ बढ़ती गई। धीरे धीरे यह देखा गया कि उमार अल बशीर ने जंजावीद के इस ग्रुप को, जिसे मोहम्मद हमदान दगालो लीड कर रहे थे, उसे रैपिड एक्शन फोर्स के रूप में वहां पर प्रस्तुत किया, एक पैरामिलिट्री फोर्स के रूप में उसको बना दिया। तो मोहम्मद हमदान दगालो ये एक पैरामिलिट्री फोर्स को लीड करते हैं, एक ऐसा फोर्स जो वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखने में, विद्रोह को दबाने रखने में वह काम करता रहा। 2019 तक उमार अल बशीर यहां पर शासन करते रहे। 2019 में यहां एक बड़ा परिवर्तन आया। 2019 में यह देखा गया कि सूडान में, जो उत्तरी सूडान है, सूडान में सत्ता परिवर्तन यहां पर देखा गया। सूडान में सत्ता परिवर्तन कराने में 2 लोगों का बड़ा रोल यहां पर था। यहां पर जो सबसे मुख्य भूमिका में लोग थे उनका नाम क्या था? एक थे जनरल अब्देल फतह अल बुरहान। ये यहां सूडानी सेना के अध्यक्ष हैं। ये सेना अध्यक्ष यहां सूडानी सेना के अध्यक्ष हैं इन्होंने। और दूसरा नाम था मोहम्मद हमदान दगालो, जो यहां पे रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के अध्यक्ष यहां पे हैं। रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को लीड करते हैं, इनका नाम है, जिसको पॉपुलरली बोला जाता है आरएसएफ। इसको लीड करते हैं मोहम्मद हमदान दगालो। ये जो हैं, इन दोनों ने मिलकर
प्रो डेमोक्रेसी जो है गवर्नमेंट की बात यहां पे की। इन्होंने कहा अब हम डेमोक्रेसी लेकर आएंगे। डेमोक्रेसी लाने के लिए इन लोगों ने यहां पर बात की, तो यहां पर एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बना और इस ट्रांजिशनल गवर्नमेंट में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की इन लोगों ने बात की कि सूडान में अब डेमोक्रेसी आ जाएगी। लेकिन 2011 में फिर से यहां पर जो है वह सत्ता परिवर्तन हुआ, एक मिलिट्री कू हुआ। 2021 में पुनः सैन्य तख्ता पलट यहां पे देखा गया और इस तख्ता पलट के बाद यहां पर अब जो सत्ता है वह इन दोनों लोगों के पास आ गई थी, यानी जनरल अब्देल फतह अल बुरहान और मोहम्मद हमदान दगालो के बीच में। ये दोनों ही महत्वाकांक्षी हैं, दोनों ही सूडान को लीड करना चाहते हैं। अब यहां पर इन दोनों के बीच में जो क्लैश ऑफ ईगो है वो यहां पे आ रहा है। क्लैश ऑफ ईगो कैसे आया? जनरल अब्देल फतह अल बुरहान, इनका यह मानना था कि मोहम्मद हमदान दगालो को रैपिड सपोर्ट फोर्सेस में जो लोग शामिल हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में, उसको सेना में शामिल कर लिया जाए, उसे सेना में शामिल कर लिया जाए और यहां पर एक नए तरीके की सरकार बनाई जाए जहां जनरल अब्देल फतह अल बुरहान लीड करें, यानी मोहम्मद हमदान दगालो उनकी सर्वोच्चता को स्वीकार करें। मोहम्मद हमदान दगालो इस मुद्दे पर बिल्कुल भी सहमत नहीं है। वे अपना यहां पर स्वायत्त जो है वह अधिकार रखना चाहते हैं, अपना भूमिका को यहां पर बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे में इन दोनों के बीच में सूडान में सत्ता प्राप्ति को लेकर यह संघर्ष देखा जा रहा है। तो अभी जो सूडान का वास्तविक संघर्ष चल रहा है वह इन दोनों सैन्य अध्यक्षों के खिलाफ चल रहा है। एक जो सूडानी सेना का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो वहां दूसरा पैरामिलिट्री फोर्सेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो मूल समस्या सूडान में जो अभी चल रही है वो इन दोनों के बीच में चल रहा है। अब ये जो मोहम्मद हमदान दगालो का रैपिड सपोर्ट फोर्स है, ये इतना मजबूत कैसे हो गया, थोड़ा इसको भी समझिएगा। हमने जैसा आपको बताया कि जंजावीद जो मिलिशिया था जिसको बशीर ने खड़ा किया था, उसी के एक ग्रुप को लीड करते थे दगालो और धीरे धीरे जंजावीद ने अपने आप को मजबूत बनाना शुरू किया। आपको मालूम होगा कि जब यमन में विद्रोह चल रहा था, ईरान के हौती विद्रोही, वहां पर ईरान समर्थित हौती विद्रोही वहां पर विद्रोह कर रहे थे, तो सऊदी अरब और यूएई ने उस पर हमला किया हुआ था और सऊदी अरब की सेना को समर्थन देने के लिए आरएसएफ ने अपनी जो है मिलिशिया के लोगों को, अपनी मिलिट्री के लोगों को वहां पर भेजा हुआ था। इसके बदले में सऊदिया ने काफी बड़ी संख्या मात्रा में आर्थिक मदद यहां पर दगालो को किया था। दगालो को इतना पैसा और हथियार सऊदिया से मिला जिससे यहां पर इसकी स्थिति और मजबूत हो गई और यह जो है मिलिट्री को इस वक्त चैलेंज करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो सूडान की मिलिट्री है उसको चैलेंज करते हुए मोहम्मद हमदान दगालो यहां पर दिखाई दे रहा। तो ये तो था सूडान में क्या क्राइसिस है, पहले ये ब्रीफ में समझने का। अब सवाल है कि इस क्राइसिस से क्या इंपैक्ट होने वाला है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यह यहां पर समझने वाली बात है। हमने कहा कि अगर सूडान को आप देखेंगे तो सूडान तो पहली चीज है, रेड सी के साथ इसकी सीमा क्या है, लग रही है और 7 नेबर कंट्री हैं, इजिप्ट है, लीबिया है, चाड है, सेंट्रल अफ्रीकन रीजन है, साउथ सूडान है, यूथोपिया है और इरिट्रिया है। इनके साथ यहां पर सीमाएं इसकी लग रही हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि सूडान में अगर सिविल वॉर इसी तरीके से चलता रहा तो यहां से विस्थापन होगा और अभी फिलहाल जो विस्थापित लोग हैं, क्योंकि दारफुर केंद्र बना हुआ है अभी भी संघर्ष का और यहां पर जो है यह लड़ाई ज्यादा जटिल होती जा रही है, ऐसे में लोग बड़ी संख्या में चाड में विस्थापित हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चाड में वहां पर भी सिविल जो अनरेस्ट है वो बढ़ रहा है चाड जैसे देश में, और वहां पे यहां से शरणार्थी बड़ी मात्रा में जा रहे हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि पहली जो प्रॉब्लम है सूडान क्राइसिस का वो स्पिल ओवर इफेक्ट पड़ सकता है। स्पिल ओवर इफेक्ट किस पे पड़ेगा, यानी चाड में भी सिविल अनरेस्ट है, हो सकता है कि वहां पे भी जो विद्रोही समूह है वो यहां पर जो है वह विद्रोह वहां पर करें, सैन्य तख्ता पलट करने का प्रयास करें या विद्रोही गुट वहां पर संघर्ष करने का प्रयास करें। यही स्थिति इजिप्ट में, लीबिया में, कार में, साउथ सूडान में, यूथोपिया में, इरिट्रिया में यही स्थिति रिपीट हो सकती है, यानी इस पूरे क्षेत्र में गृह युद्ध की स्थितियां बन सकती है। वह अफ्रीका जो पिछले कुछ समय से इकोनॉमिकली स्टेबलाइज हो रहा है, इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, वहां अगर गृह युद्ध की स्थितियां बनी, 80-90 का दशक आया तो अफ्रीका के विकास के लिए बहुत बड़ा ग्रहण यहां पर लगने वाला है।
तो पहला समस्या क्या है? स्पिल ओवर इफेक्ट का, जो आसपास के देशों में यहां पर आ सकता है। दूसरी बड़ी समस्या जो यहां पे आ रही है वो आ रही है उन देशों के लिए जिनके इंटरेस्ट इजिप्ट सूडान के साथ लगे हुए हैं। इंटरेस्ट किनके लगे हुए हैं? रशिया जो है हाल ही में सूडान की सरकार से बातचीत किया हुआ था, समझौता किया हुआ था कि रेड सी में यहां पर जो है सूडान के टेरिटरी में वह अपना एक नेवल बेस बनाएगा। ये रशिया ने बात किया हुआ था कि एक बेस यहां पर वो अपना बनाने की बात करेगा। लेकिन अब जब से सूडान में यह क्राइसिस आया है तो ऐसी स्थिति में रशिया के लिए यहां पर जो है वह फ्यूचर जो उसका है उसके सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। तो यह रशिया के इंटरेस्ट को सीधे प्रभावित कर रहा है क्योंकि वह चाहता है कि वो यहां पे आए। दूसरी ओर सऊदी अरब और यूएई संयुक्त अरब अमीरात के लिए भी जो है यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूएई ने यहां के गोल्ड रिजर्व में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, यहां के ऑयल ब्लॉक में रिजर्व इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। सूडान के साथ मिलकर यूएई कई तरीके के आर्थिक परियोजनाओं पर काम कर रहा है और सूडान में अगर क्राइसिस आ रहा है तो यूएई के हित भी क्या होंगे? यहां प्रभावित होंगे। पश्चिमी जो देश हैं वो चाहते हैं कि अफ्रीकी देशों में शांति रहे, क्योंकि चाइना जो है वह बहुत तेजी के साथ अपना इन्फ्लुएंस इस क्षेत्र में बढ़ा रहा है। तो पश्चिमी देशों के हित भी वह सूडान में निहित यहां पर देखे जा रहे हैं। हमने जैसा कहा कि यहां पर जो सबसे बड़ी चिंता का बात है वो ये है कि यह वह रेड सी का क्षेत्र है जो अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार मार्ग के रूप में जाना जाता है और यह सबसे व्यस्ततम यह बंदरगाह समुद्री मार्ग के रूप में देखा जाता है। अगर यह गृह युद्ध यहां पर बढ़ता है तो यहां समस्या दूसरी जो बड़ी आ सकती है, जो यहां पे आने वाली है, वह अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक मार्ग में बाधा पड़ सकती है। बाधा कैसे पड़ेगी? जिन देशों में अस्थिरता होती है, जिन देशों में समस्याएं ज्यादा होती हैं, उन देशों में नीतियां अच्छी नहीं बन पाती हैं। सबसे बड़ा उदाहरण सोमालिया है। अगर रूल लेस, गवर्नमेंट लेस स्थिति आ जाएगी तो सोमालिया में देखिए समुद्री डकैतों की समस्या वहां पर देखी जाती है। तो अगर सूडान में भी समुद्री डकैती का खतरा हुआ तो पहला तो प्रॉब्लम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग में सुरक्षा का मुद्दा आ जाएगा। दूसरा, जहां पर भी इस तरीके से वह अनरेस्ट की स्थिति होती है वहां पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फलने फूलने का मौका मिल जाता है। तो डर यह है कि अभी भी बोको हराम, अल शबाब जैसे आतंकी संगठन अफ्रीका में सक्रिय हैं और अलकायदा अपना प्रभाव अफ्रीका में बढ़ाना चाहता है। ऐसे में सूडान में अगर लंबा गृह युद्ध खिंचता है तो यह आतंकवादी समूहों को भी सक्रिय यहां पर बना सकता। तो दूसरी बड़ी समस्या यहां पर इस रूप में भी देखने को मिल रही है। तीसरा, अगर हम भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो भारत के लिए यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है कि भारत ने यहां पर ऑयल ब्लॉक में निवेश करना शुरू कर दिया है। यहां पर बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक रहते हैं। यहां पर भारत के आर्थिक हित बहुत ज्यादा है और हाल के वर्षों में अफ्रीका में भारत का प्रभाव तेजी के साथ बढ़ा है। किसी भी प्रकार की राजनीतिक अस्थिरता भारत के साथ इनके संबंधों को प्रभावित कर सकती है। भारत चीन नहीं है। चीन तो यहाँ के अधिनायकवादियों से, यहाँ के विद्रोही गुटों से सबसे समझौता कर सकता है। भारत तो लोकतांत्रिक सरकारों से बातचीत करता है, उनसे संबंध बनाता है। तो भारत के डिप्लोमेटिक जो रिलेशन हैं वह सूडान में प्रभावित हो सकते हैं, अफ्रीका में वह प्रभावित हो सकते हैं। ये भारत के ऊपर सीधा असर पड़ेगा। चौथी बड़ी समस्या शरणार्थियों के संकट के रूप में है। अगर रिफ्यूजी क्राइसिस यहां से आया तो वह इस पूरे क्षेत्र में लगातार जो रिफ्यूजी क्राइसिस की वजह से राइट विंग एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है, तो यहां पर रिफ्यूजी क्राइसिस वह समस्या को एक्सेलरेट कर सकता है। यानी अगर कहने दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सूडान की जो समस्या है वह कोई एक देश की छोटी समस्या नहीं है। यह समस्या इस पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ा संकट यहां पर बन रहा है और यह एक बड़ा संकेत है भविष्य में आने वाले समय में हो रहे बदलाव का। अगर आप देखेंगे तो दुनिया के हर एक देश जो हैं वह तेजी के साथ यहां पर वह एक नई पहचान की राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। वैश्वीकरण की आशा लगातार धूमिल होती गई है। राष्ट्रवाद के नारे प्रखर होते गए हैं। सत्तावादी सरकारें पूरी दुनिया में देखी जा रही। तो यह लग रहा है कि राष्ट्रवाद का दौर है, लेकिन यहां पर आप गलती कर रहे हैं। राष्ट्रवाद एक पहचान पर आधारित धारणा है और पहचान पर आधारित धारणा अपने ही जैसी कई अन्य पहचान को भी बढ़ावा दे सकती है। अभी तो ऐसा संदेश जा रहा है कि राष्ट्रवाद
यहां पर प्रखर है। हर राष्ट्र अपने आप में प्राथमिक है, लेकिन अगर सोचिए कि राष्ट्र के अंदर जो अन्य पहचान है, जिनको हम उपराष्ट्रीय पहचान, जिनको हम क्षेत्रीय पहचान कहते हैं, अगर वह पनपना शुरू हो जाए, वहां पर महत्वाकांक्षाएं आनी शुरू हो जाए, तो दुनिया एक नई समस्या की तरफ आगे बढ़ेगा, जिसे सिविल वॉर के रूप में हम देख सकते हैं। यानी इस तरीके की समस्याओं का समाधान अगर हमें निकालना है, तो हमें वैश्विक स्तर पर सहयोग की राजनीति पर विचार करना होगा। जितने भी जिम्मेदार देश हैं, उन्हें यह समझना होगा कि ये जो क्राइसिस बढ़ रहे हैं दुनिया में, इनका असर केवल एक दो देशों पर नहीं पड़ने वाला है, यह असर पूरी दुनिया पर रहेगा। यह अमेरिका को भी प्रभावित करेगा, यूरोप को भी प्रभावित करेगा, चीन को भी प्रभावित करेगा और भारत को भी प्रभावित करेगा। यह केवल यहां पर इस रूप में नहीं देखना चाहिए कि वह क्षेत्र किसी उस देश के नजदीक है तो उसका ज्यादा प्रभाव उस देश पर पड़ेगा। कल यह यूक्रेन में संकट के रूप में देखा गया, आज सूडान में संकट के रूप में देखा गया, कल किसी और देश के किसी और क्षेत्र में संकट के रूप में देखा जाएगा। इसलिए सूडान संकट पर जल्द से जल्द अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बैठक होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ को इस मुद्दे पर आम सहमति का निर्माण करना चाहिए और भारत, जो कि इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है, ऐसे मुद्दों पर भारत अपने को निष्क्रिय न बनाए, खुलकर इस तरीके के मुद्दों पर अपना स्टैंड, अपना ओपिनियन रखे और कोशिश करे कि अंतर्राष्ट्रीय जनमत को वह निर्मित करे और सूडान पर दबाव बनाए दोनों सेनाध्यक्षों पर कि वहां पर पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी जाएं, वहां पर स्टेबिलिटी लाई जाए और वहां पर लोकतांत्रिक सरकार के लिए मार्ग प्रशस्त किया जाए। तो ये था ब्रीफ में सूडान संकट क्या है। जैसे ही कुछ नए अपडेट इस मुद्दे पर आएंगे, फिर से हम इस पर एक वीडियो बनाएंगे और इस पर एक बार फिर से क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक, थैंक यू।